आज का जो नया चैप्टर है इसका नाम है हाइड्रोडायनामिक। हाइड्रोडायनामिक में हम लोग बेसिकली क्या स्टडी करने जा रहे हैं? हाइड्रो मतलब फ्लूइड या लिक्विड, और डायनामिक का मतलब होता है मोशन। तो हाइड्रोडायनामिक में बेसिकली हम स्टडी करने जा रहे हैं लिक्विड इज इन मोशन, और ये देखना चाहते हैं कि जब लिक्विड मोशन में होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका बिहेवियर कैसे होता है। इससे प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, जब लिक्विड क्या होता है, एट रेस्ट होता है, उसके बिहेवियर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने स्टडी किया। लेकिन आज जो हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम हाइड्रोडायनामिक है, उस हाइड्रोडायनामिक में बेसिकली हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हाइड्रो लिक्विड जब मोशन में होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका बिहेवियर कैसा होता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है इसी लिक्विड का जब वो एट रेस्ट होता है। तो रेस्ट में बिहेवियर बिल्कुल अलग था, मोशन में बिहेवियर अलग है, और मोशन में जो बिहेवियर है उसके, उसी को हमें स्टडी करना है। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोडायनामिक। इस हाइड्रोडायनामिक में जो सबसे पहले एक टर्म हमें समझनी है उसका नाम है विस्कोसिटी। क्या नाम है बेटे? तो विस्कोसिटी बेसिकली हम किसे कहते हैं? तो सिंपल से शब्दों में विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। क्या मतलब होता है बेटे? तो जो चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी होती है, जितनी ज्यादा थिक होती है, हम बोलते हैं उस मटेरियल की क्या ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है। जैसे मैं आपको शहद लूं और मैं पानी लूं तो दोनों को देखकर आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों में से ज्यादा गाढ़ा कौन है? शायद हनी ज्यादा गाढ़ा होता है, तो हम बोलते हैं हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे, वाटर के कंपैरिजन में। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल लूं, मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, एक कंटेनर हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये दो कंटेनर है, और ये दोनों कंटेनर की हाइट कैसी है? बिल्कुल एक बराबर है। इस वाले कंटेनर के अंदर हमने क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड है इसके अंदर, और ये बिल्कुल खाली है। यहाँ पर हमने एक बोल रखी है, ऐसी एक बॉडी रखी, और यहाँ पर भी हमने एक बॉडी को ऐसे पकड़ रखा है, यहाँ भी पकड़ रखा और यहाँ भी। तो हम क्या देखते हैं कि इस बोल को जैसे हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो ये बोल यहाँ से नीचे आती है और इसके बॉटम से जाके ऐसा वेसल के बॉटम से जाके टकरा जाती है, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो लगा सपोज टू बी 5 सेकेंड का। लेकिन जब इस बॉल को इस एम्प्टी स्पेस में छोड़ते हैं इतनी हाइट से, तो हम देखते हैं ये बॉल यहाँ से यहाँ गिरती है और इसके बॉटम से जाके टकरा जाती है, और मात्र टाइम लगता है 2 सेकेंड का। तो जबकि यहां से दोनों ऑब्जेक्ट का मास बिल्कुल बराबर है, दोनों की हाइट बिल्कुल बराबर है, तो दोनों को एक टाइम पे कितना चाहिए था? लेकिन एक में टाइम ज्यादा लगा, एक में टाइम कम लगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसकी स्पीड कम क्यों ही होगी? पक्का इस पे कोई अपोजिशन की फोर्स लगा रहा होगा। मोशन के उल्टे डायरेक्शन में जब कोई फोर्स लगा रहा होगा तो इसकी स्पीड क्या हो गई होगी? पहले से कम हो गई होगी। तो हम ये देखते हैं इसमें अपोजिशन के लिए फोर्स कौन लगा रहा है? तो आंसर है फ्लूइड लगा रहा है। तो पक्का ये जो यहाँ पर फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट पर उल्टे डायरेक्शन में क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स करती क्या है? तो आंसर है इस बॉडी के डाउनवर्ड मोशन को अपोज करती है। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो इस लिक्विड ने फोर्स लगाई, जो क्या कर रही है? अभी मोशन का अपोजिशन कर रही है। दिस फोर्स इज नोन एज क्या? विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग। तो विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग लगाता कौन है? लिक्विड लगाता है। कौन लगाता है? लिक्विड। लिक्विड क्या करता है? तो आंसर है उस फोर्स को लाके करता है क्या? तो आंसर है मोशन का अपोजिशन करता है। तो विस्कस ड्रैग इज द फोर्स व्हिच कैन अपोज द मोशन। इतनी बात समझ में आती है? इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर कोई विस्कस मीडियम, कोई लिक्विड था ही नहीं, इसलिए इसमें कोई अपोजिशन हुआ नहीं, इसलिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। अब इसी चीज को और बाकी समझिए। जैसे कि हमने क्या करा बेटे, एक लिक्विड लिया, एक लिक्विड, और उस लिक्विड को हमने ना क्या करा? फ्लो कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि जब हम लिक्विड को फ्लो करते हैं तो ये सपोज टू भी हमारी ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड की सरफेस है। लेकिन जैसे हम लिक्विड को फ्लो करते हैं तो व्हाट वी बेसिकली ऑब्जर्व कि लिक्विड की जो पहली लेयर होती है, और हमें पता है कि जब हम लिक्विड को फ्लो करते हैं तो वो लिक्विड कैसे फ्लो होता है? आंसर है लेयर्स में फ्लो करता है। किस तरह से? और इन लेयर्स को कहते हैं लैमिना। लैमिना मतलब प्लेन, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, इस तरह से प्लेन में ये लिक्विड मूव करता है। जैसे कि ताश की गड्डी होती है ना, उस ताश की गड्डी को हम ऐसा जैसे स्प्लिट करते हैं तो हम देखते हैं एक ताश की गड्डी, एक ताश ऐसा, एक ताश ऐसा, एक के नीचे एक निकलते चले जाते हैं। तो वो सारे के सारे ताश कैसे होते हैं? लेयर्स में स्प्लिट हो जाते हैं, और उन लेयर्स को हम कहते हैं लैमिनास। क्या कहते हैं? तो उस लैमिनास में क्या होते हैं? ये स्प्लिट हो जाते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो लिक्विड की लेयर थी, ये जो ग्राउंड है, यहाँ से हमने क्या करा? जैसे लिक्विड को छोड़ा तो लिक्विड की जो पहली लेयर होती है, दिस इज द फर्स्ट लेयर,
हम देखते हैं यहां पर इस फर्स्ट लेयर की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, लगभग 0। लेकिन जैसे जैसे इस लिक्विड की लेयर से हम ऊपर की तरफ मूव करते चले जाते हैं, हम देखते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती चली। ये वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये वाली जो लेयर है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, बॉटम वाली लेयर, उस लेयर की वेलोसिटी 0 होती है। इस लेयर की वेलोसिटी 0 क्यों होती है? आंसर है इसलिए 0 होती है क्योंकि नीचे क्या है, सॉलिड सरफेस, और ये क्या है, लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में लगने वाली जो एब्रेसिव की फोर्स होती है वो कैसी होती है, काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की फोर्स होती है। तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की फोर्स होती है कि वो जो लेयर इस सॉलिड सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में होती है उस लेयर को अपने साथ चिपका लेती है और उसकी ऑलमोस्ट वेलोसिटी कितनी कर देती है, 0। लेकिन जैसे हम लिक्विड की लेयर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक लिक्विड की लेयर से दूसरी लिक्विड की लेयर के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है वो कोहेसिव फोर्स होती है, और ये कोहेसिव फोर्स क्या होती है, वीक होती चली जाती है। ये वीक होती है, इसलिए हम देखते हैं कि इस लिक्विड की वेलोसिटी तो 0 होती है, लेकिन इससे ऊपर जाते चले जाते हैं तो इस लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, और बढ़ के मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। और ये जो वेलोसिटी का जो चेंज होता है यहाँ से, और ये रेट, जो ये वेलोसिटी यहाँ से 0 थी और यहाँ वेलोसिटी 10 हो गई, तो ये जो वेलोसिटी नीचे से ऊपर इंक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज होती है, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होती है। इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी 0 थी तो हम देखते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 2, इसकी 4, इसकी 6, 8, 10, इस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो सिंपल से शब्दों में हम ये बोलें कि नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसको दूसरे शब्दों में समझो कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब मैं यहां से यहां तक x डिस्टेंस पर अगर ऊपर जाऊंगा तो मेरी वेलोसिटी हर जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चला जाऊंगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे नीचे जाऊंगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होती है और कितनी डिक्रीज होती है, तो मान लिया यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर का है। कितना, 5 मीटर का। तो हम देखते हैं कि x डिस्टेंस चलने पर, x डिस्टेंस को चलने पर हमें वेलोसिटी का चेंज कितना मिलता है, v। भाई ये v2 है और ये v1 है, तो v2 माइनस v1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x डिस्टेंस चलने पर, 5 मीटर चलने पर मुझे वेलोसिटी कितनी मिलती है, 10। तो x डिस्टेंस चलने पर मुझे वेलोसिटी v मिली। तो अगर मैं सिर्फ 1 मीटर अपनी पोजीशन को चेंज करूं तो मुझे वेलोसिटी कितनी मिलेगी, v/x। तो 1 मीटर ऊपर जाने पर मेरी वेलोसिटी में जितना चेंज आया मैं बोलूंगा दिस क्वांटिटी इज नोन एज क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहलाती है? इस शब्द को आप कभी नहीं भूलोगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट शब्द का मतलब, जब भी हम फिजिक्स में ग्रेडियंट शब्द यूज करते हैं तो इट मींस हम बात करते हैं कि नेचर के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या पोजीशन जब भी होता है तो हम उसे कहते हैं उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के साथ, लेंथ के साथ या पोजीशन के साथ बदलेगी तो हम बोलेंगे उस बॉडी में क्या सेटअप हो गया, ग्रेडियंट। क्या हो जाता है? जैसे कि मैं आपसे बोलूं यहां पर एक नाम आएगा प्रेशर पर यूनिट लेंथ, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किसके साथ, लेंथ के साथ। तो लेंथ के साथ प्रेशर का जो चेंज है दिस इज कॉल्ड अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट। समझ में आई बेटे बात? इसी तरह से फोर्स अपॉन में लेंथ पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, फोर्स अपॉन में लेंथ, दिस इज फोर्स ग्रेडियंट। इसी तरह से 12th क्लास में आप पढ़ते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल वोल्ट एनर्जी, और ये क्या है, दिस इज एक्स। तो पोटेंशियल का पोजीशन के साथ चेंज हो जाना क्या कहलाएगा, हाँ। और ये चेंज कैसा होगा, एक तरफ से देखोगे तो इंक्रीज होगा, दूसरी तरफ से देखेंगे तो डिक्रीज होगा। एग्जैक्टली जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो हर 1 मीटर जाने पर मेरी जितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है दिस इज नोन एज क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये चेंज कितना हम निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक हम कितना ऊपर गए, 5 मीटर, और कितनी वेलोसिटी में चेंज आया, 10। तो अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं तो मुझे यहां से ग्रेडियंट कितना मिलता है, 2 पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां से हर 1 मीटर ऊपर जाता हूं तो मेरी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो जाती है, 2। तो अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 थी तो यहां पर जाऊंगा तो कितनी हो जाएगी, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 आ गई ना टोटल। नहीं है समझ में? उल्टा करो, पहले यहां पर कितनी थी, 10, फिर कितना हो गया, 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। इसका मतलब हर 1 मीटर जाने पर मेरा वेलोसिटी में जो चेंज है वो चेंज ही क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। नीचे से ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो डिक्रीज होगा। लेकिन पर मीटर जाने पर जो वेलोसिटी में चेंज है, हर 2 लेयर के बीच में जो वेलोसिटी का चेंज है वो क्या है, उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट है। इतनी बात समझ में आती है। अब दूसरी बात यह है कि हम इसमें एक ये बात देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि यार नीचे से ऊपर की तरफ ये वेलोसिटी इंक्रीज क्यों होती है या ऊपर से नीचे की तरफ ये वेलोसिटी डिक्रीज क्यों होती है।
तो उसे पहले एक बात समझिए कि जब हम ये बात करते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर ये यहां से यहां तक की ये इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी वेलोसिटी अगर 8 है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो पक्का इन दोनों लेयर के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स क्या कर रहा है, इस एक दोनों लेयर के बीच के मोशन को क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। अगर इसकी स्पीड 10 है और इसकी स्पीड 8 हो गई, तो इन दोनों के बीच में एक पक्का फ्रिक्शन का एक उल्टा फोर्स लग रहा होगा, जो इन दोनों लेयर के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये वाली जो फोर्स इन दोनों लेयर के बीच में डेवलप हो रही है, ये फोर्स का है, तो आंसर है ये हर दो लेयर के बीच में लग रहा होगा। अरे ये तो लग रहा होगा, क्योंकि हर लेयर की स्पीड क्या हो रही है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं वो हर बार फोर्स क्या हो रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो इसका मतलब हर दो लेयर के बीच में एक उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स भी सब जगह कैसा होगा, एक बराबर, क्योंकि अगर इसकी स्पीड 10 है तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 8, तो इसको रोकने के लिए कुछ फोर्स लगा, कितनी स्पीड कम करी, 2, और फिर 8 से अगर 6 जाता है तो भी फोर्स लग रही है, तो ये भी कितना चेंज कर रहा है, उतना ही तो चेंज कर रहा है, 2 का। इसका मतलब हर दो लेयर के बीच में इस लिक्विड के उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। ये फोर्स कर क्या रही है, आंसर है फोर्स इन लिक्विड के मोशन को अपोज कर रही है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है। एक बात समझ में आती है। अच्छा, अगर ये लिक्विड की लेयर के बीच में अगर ये वाली फोर्स अपोजिशन की फोर्स लगती चली जाएगी, तो ये तो लिक्विड का मोशन स्टॉप हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं, इस लिक्विड का मोशन स्टॉप ना हो, और ना होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आंसर अगर लिक्विड इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो हम इसके उल्टे डायरेक्शन में क्या करते हैं, अपनी फोर्स को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि इस लिक्विड का मोशन कैसा रहे, मेंटेन रहे। अगर ये इधर 5 न्यूटन की फोर्स लगाता है, तो हमने भी क्या करा, इधर से 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो नेट फोर्स कितनी हो गई इस पे, 0। अगर नेट फोर्स 0 हो गई, तो इसका मतलब लिक्विड की जो ऊपर की लेयर की वेलोसिटी 10 थी, तो हमेशा कितनी रहेगी, स्पीड 10 ही तो रहेगी। नहीं तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के मोशन को रोकने के लिए जो उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है, उस फोर्स के इफेक्ट से तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती, नहीं तो नहीं है बेटे समझ में। तो ऐसे जब बार बार अपोजिशन में फोर्स लगती चली जाएगी, तो लिक्विड का लेयर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं, लिक्विड फ्लो करता रहे। तो अगर ये फ्लो करता रहे और यहां से उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, तो हम क्या करेंगे, इसके इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। लिक्विड का मोशन जैसा पहला था ऐसा ही मोशन इसका मेंटेन रहेगा। ये बात समझ में आती है सबको। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं। ये वाली फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं, तो आंसर हर दो लिक्विड की लेयर के बीच में लगा रहे हैं। यहां से एक फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लग कैसे रही है, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, तो ये एक लिक्विड की लेयर के बारे में सोचो। ये लिक्विड, ये तो है बेटा लिक्विड की लेयर। तो ये क्या है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, कहां लगा रहे हैं, तो आंसर है फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं इस लिक्विड के सरफेस एरिया पे तो एक्ट कर रहे हैं। तो हमारी फोर्स कैसी है, टेंजेंशियल टू द सरफेस ही तो लगा रहे हैं। अरे ये सरफेस ही प्लेन ही तो था हमारा, दिस इज सपोज टू बी प्लेन। हम जब फोर्स लगा रहे हैं हर दो लेयर के बीच में लगा रहे हैं, तो हमारी फोर्स कैसे जा रही है, इस सरफेस एरिया के टेंजेंशियल टू जा रही है। और जब फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। क्या कहते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ये फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, इससे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस भी कौन सा है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है। कौन सा है, और इसे सिंपल शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर। नहीं है समझ में। अच्छा, हमें इसकी जरूरत पड़ी क्यों, हमें इसकी जरूरत बेटे इसलिए पड़ी क्योंकि हर दो लेयर एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। अगर वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती रहेगी, तो एक टाइम के बाद तो ये लिक्विड कैसा जाएगा, एट रेस्ट आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं रेस्ट में ना आए, तो जितनी फोर्स ये लिक्विड की लेयर इधर लगा रही है, उतनी फोर्स क्या लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स कितनी हो गई, 0। तो अब बॉडी में कोई एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी जिसकी जैसी जैसी पहले थी वैसी वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। बात समझ में आती है। अब एक अगली बात सोचो, तो इसका मतलब जितनी अपोजिशन के लिए फोर्स लगा रहा है लिक्विड, ये जो लिक्विड अपोजिशन के लिए फोर्स लगा रहा है हर दो लेयर के बीच में, जिससे कि हर दो लेयर के बीच की रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। ये वाली जो फोर्स होती है, इस फोर्स को फिजिक्स में कहा जाता है विस्कस फोर्स। क्या कहा जाता है, तो विस्कस फोर्स वो फोर्स होती है जो लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में डेवलप करती है, जिससे कि वो करता है क्या, आंसर है एक लेयर दूसरी लेयर के रिलेटिव मोशन को अपोज कर देती है। तो विस्कस फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच डेवलप इन बिटवीन द टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में डेवलप होता है, इन विच इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर। जिस फोर्स से ये क्या करता है, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, दिस फोर्स इज नोन एज क्या, विस्कस फोर्स। और इस विस्कस फोर्स को रिमूव करने के लिए और की मोशन को मेंटेन करने के लिए हमें यहां से बाहर से उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ता है, ये अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे कि मोशन मेंटेन रहे। अब एक बात बताओ, जब मैंने यहां से फोर्स लगाई, तो आप मुझे देख के बता सकते हो कि वो फोर्स मैंने सबसे नीचे वाली लेयर पे ज्यादा लगाई या ऊपर वाली लेयर पे ज्यादा लगाई।
तो आंसर है सब पे बराबर लगाई। अगर बेटे मैंने सब पे फोर्स बराबर लगाई तो सबकी वेलोसिटी भी तो एक जैसी होनी चाहिए। तो अगर मैंने यहां से फोर्स लगाई कुछ, मान लो ये 5 न्यूटन की लगा रहा था तो मैंने भी इधर से कितनी लगाई 5 न्यूटन की। अगर मैं इधर से 5 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं तो उस फोर्स से इन सब की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, एक जैसी इंक्रीज होनी चाहिए। मान लो मैंने यहां से फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, उससे इन सब में वेलोसिटी एक जैसी इंक्रीज हो रही है। और मान लो यहां पर जब मैं फोर्स लगाता हूं सबसे नीचे वाली लेयर पे, तो ये वाली जो सबसे नीचे वाला ग्राउंड है वो इस लेयर को क्या करता है, अपनी तरफ चिपका लेता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड तो बढ़ नहीं पाती। लेकिन उससे ऊपर वाली लेयर के बारे में सोचो, अगर मैंने फोर्स लगाई है तो उसकी वेलोसिटी भी आएगी कुछ, और मान लो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई 2, कितनी है 2। अगर इसकी वेलोसिटी 2 है तो इससे ऊपर वाले की वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए, 2 ही तो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 2। अरे जब मैंने फोर्स बराबर लगाई है तो सबकी वेलोसिटी भी तो बराबर होनी चाहिए। तो अगर इसकी वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए ऊपर वाले की 2, तो हम क्या देखते हैं कि ग्राउंड के रेफरेंस में जब हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आती है 4, क्योंकि इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इस नीचे वाले की, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। इसका मतलब नीचे वाले के रेफरेंस में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन अगर 100 मीटर पर सेकंड की इस वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका मतलब मैं ट्रेन हम ग्राउंड के रेफरेंस में देखते हैं कि वो 1 सेकंड में कितना आगे चली जाती है, 100 मीटर आगे चली जाती है। ठीक, एक आदमी उस ट्रेन के ऊपर खड़ा है और वो ट्रेन एट रेस्ट है, और उस आदमी की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो वो आदमी उस ट्रेन पर कितनी, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10 मीटर का। तो 10 मीटर ट्रेन पे आगे भाग चला जाएगा। वही आदमी अगर ग्राउंड पे भागे, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो ग्राउंड पे 1 सेकंड में कितना मीटर आगे भागेगा, 10 मीटर भागेगा। इतनी बात समझ में आती है। अब दूसरी बात, अब एक ट्रेन, वही ट्रेन है और वही आदमी है। अब ये ट्रेन अपनी 100 की स्पीड से चल रही है और उसके ऊपर एक आदमी जो खड़ा था वो आदमी ट्रेन पे 10 की स्पीड से भाग रहा है। तो अगर मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे उस आदमी की स्पीड 10 नजर आएगी, 100 नजर आएगी या 110 नजर आएगी, 110 नजर आएगी। क्योंकि वो आदमी चले या ना चले, उसकी स्पीड हमेशा, जो ट्रेन की स्पीड है वो स्पीड तो उसके पास हमेशा रहेगी, कितनी 100 की। और एक स्पीड क्या करा उसने, भाग के अपनी तरफ से दौड़ लिया, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 110। तो इसका मतलब उस आदमी की स्पीड, ट्रेन के उस आदमी की स्पीड विद रेफरेंस टू ग्राउंड कैसी हो गई, 110 हो गई। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन उसकी स्पीड अभी भी कितनी है, 10 ही है। नहीं है समझ में। तो वो ट्रेन को एट रेस्ट मानकर क्या करता है, उसके ऊपर भागता चला जाता है। उसके लिए ट्रेन की स्पीड कितनी है, 0 है, और वो उसकी स्पीड कितनी है, 10 है, और वो हर सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेन पर आगे चलता चला जाता है। दूसरे शब्दों में ये बात करूं तो हम देखते हैं कि ट्रेन की स्पीड अगर 100 है और वो आदमी ऊपर भाग रहा है कितनी स्पीड के साथ, 110 पे, तो आदमी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कैसी है, ज्यादा है। इसीलिए तो एक आदमी ट्रेन से आगे निकल जाता है जब ट्रेन चलती है, तो होता है ना। तो इसका मतलब आदमी क्या कर रहा है, ट्रेन से भाग रहा है। अगर मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व करूं तो वो आदमी जो 1 सेकंड में ग्राउंड पर, जब ट्रेन रुकी हुई थी, या एक आदमी अगर ग्राउंड पर भागता तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कुल 10 मीटर। लेकिन वही आदमी जब ट्रेन चल रही है और ट्रेन के ऊपर भाग रहा है तो 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस आगे करता है, 110 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका मतलब उस आदमी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहीं से हम एक्चुअली यही ऑब्जर्व करते हैं बेटे कि यहां से अगर इसकी स्पीड 2 थी तो सबकी 2 होनी चाहिए। लेकिन हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है, 2, इसकी कितनी हो गई 4, ऊपर वाले कितनी हो जाएगी 6, फिर 8, फिर 10। तो ये 10 की स्पीड से तो चल रहा है। नहीं है समझ में। तो ये इसका मतलब होता है, ये क्या है, इसकी स्पीड कितनी है, दिस इज 10। बात समझ में। तो हमसे पूछा जाता है कि नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी किसके, सबसे ऊपर वाले की ज्यादा क्यों होती है, नीचे वाले कम क्यों होती है। तो इसलिए होती है क्योंकि फोर्स तो हमने सब पे बराबर लगाई, इसके मोशन को रोकने के लिए हमने तो फोर्स बराबर लगाई। अगर सब पे हमने फोर्स बराबर लगाई तो सबकी वेलोसिटी भी तो एक जैसी होनी चाहिए विदाउट एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होगा नहीं बेटे, क्योंकि ये जितनी फोर्स लगा रहा है उतनी फोर्स मैं भी लगा रहा हूं, तो नेट फोर्स कितनी हो गई 0। इसका मतलब ये है कि सब पर नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब बॉडी में मोशन तो है, तो मोशन किस में ज्यादा होगा, तो आंसर है मोशन तो सब में बराबर होगा। लेकिन जब हम ग्राउंड के रेफरेंस में ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी स्पीड कितनी मिलती है, अगर 2 है तो इसकी भी 2 होनी चाहिए। तो लेकिन हम देखते हैं कि अगर इसकी 2 है तो इसकी कितनी हो जाती है 4, क्योंकि 2 तो नीचे वाली ऑलरेडी दे रहा है और 2 इसकी अपनी है। तो ग्राउंड से देखेंगे तो इसकी स्पीड 4, ऐसे ऊपर वाले की 6, तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। बात समझ में आई। अच्छा, लेकिन ये नियम पक्का है कि ये हमारी जो अप्लाइड फोर्स है ये पक्का किसके बराबर है, जो लिक्विड इसके उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है जिसे हम क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स। तो इस विस्कस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अप्लाइड फोर्स से। क्योंकि हम इस लिक्विड के अंदर ये घुस के ये नहीं नाप सकते बेटे कि लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर कितना अपोजिशन के लिए फोर्स लगा रही है, उसके अंदर नहीं घुस सकते। तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या है, तो आंसर कैलकुलेशन ये है कि हम यहां से उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं
कि ये वाली अप्लाइड फोर्स और हम ये उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, अगर हमारी फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगी तो जितनी हमने फोर्स लगाई उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, उतना ही विस्कस फोर्स है। अगर ऊपर वाली लेयर की स्पीड 10 थी और ये लिक्विड इसके ऊपर एक उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और हम देख रहे हैं कि हमेशा इसकी स्पीड 10 है, लेकिन उस 10 के लिए हमने उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो हमने जितनी उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाई जिससे कि हमने इन दोनों लेयर की वेलोसिटी को मेंटेन कर दिया, मतलब इनके वेलोसिटी ग्रेडियंट को हमने मेंटेन कर दिया, वो वाली जो हमारी फोर्स है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं, कि जितनी हम लगा रहे हैं उतना ये भी लगा रहा होगा पक्का। इतनी बात तो समझ में आई? ओके, अब अगली बात सुनिए। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटे कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ये वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि इन दो लेयर के बीच में एक विस्कस फोर्स लग रही है। ये विस्कस फोर्स कितनी होगी, ये विस्कस फोर्स कितनी होगी उसकी हम कैलकुलेशन अप्लाइड फोर्स से कर सकते हैं, लेकिन ये जो विस्कस फोर्स है ये किस पर डिपेंड करती है? तो आंसर है जितना ज्यादा ये विस्कस फोर्स बढ़ती चली जाएगी उतना हर दो लेयर के बीच की वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। इसका मतलब दो लेयर के बीच का पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना था, 2, अगर ये विस्कस फोर्स बढ़ गए तो इनका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 2 से 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ ये जो विस्कस फोर्स हम लगा रहे हैं बेटे जी, ये विस्कस फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आंसर है वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट। जितना ज्यादा विस्कस फोर्स बढ़ेगी उतना वेलोसिटी क्या होगी इसकी, कम होती चली जाएगी। जो कि ये फोर्स हम कहां लगा रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन में लगा रहे हैं। कहां लगा रहे हैं बेटे? उल्टे डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसलिए एक नेगेटिव साइन लगा दिया। जब हमने नेगेटिव साइन लगा दिया तो इस नेगेटिव को बचाने के लिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इज एफ वी। वी लिखते के साथ ही मतलब क्या हुआ, विस्कस फोर्स है। तो विस्कस बोलते के मतलब क्या, अपोजिशन के लिए फोर्स लगाए तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है बाबू, समझ में क्लियर हो गई बात? क्योंकि मैं अगर अपनी अप्लाइड फोर्स से कैलकुलेट करूंगा तो मेरी फोर्स क्या है, इस फोर्स के कैसी है, उल्टे डायरेक्शन में तो है, तो मैं तो इसको चलाने के लिए मोशन लगाता हूं, ये रोकने के लिए मोशन लगाता है, और नेट फोर्स कितनी बनाते हैं, 0, जिससे कि मोशन जैसा पहले था ऐसा कैसे ही मेंटेन रहे। तो ये जो विस्कस फोर्स होती है ये अपोजिशन का काम करती है। नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी। दोबारा से बताओ, here why we put the negative sign here? क्योंकि this force, this viscous force is always opposite to the direction of velocity, और ये क्या काम कर रही है, अपोजिशन का, इसलिए यहां पर एक नेगेटिव साइन लगा दिए। तो नेगेटिव साइन shows the direction of force opposite to velocity। तो इसको हमने सिंपल क्या लिख दिया, एफ वी लिख दिया। तो ये विस्कस फोर्स जो है, बात समझ में आ गई ना बेटे बात? तो क्या लिखेंगे इसको, दिस इज एफ वी। तो ये जो विस्कस फोर्स पोर्शन किसके है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, ये तो है। तो जितना ज्यादा हम विस्कस फोर्स बढ़ेगी उतना वेलोसिटी क्या होगी इनकी, कम होती चली जाएगी। दूसरा ये किस पर डिपेंड करती है? आंसर ये डिपेंड करती है कि दो लेयर जो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, ये दो लेयर कॉन्टैक्ट में ना, तो इन दोनों सरफेस के, जैसे ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस के पार्टिकल है और ये एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, ये भी सरफेस है, इस सरफेस के पार्टिकल होंगे। तो इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा रिलेटिव कांटेक्ट होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स उतनी ज्यादा बढ़ेगी इनके बीच में। अगर इनके बीच में कांटेक्ट कम है तो फोर्स कम होगी। सरफेस का कांटेक्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी इंटरमोलिकुलर फोर्स अपोजिशन की उतनी ज्यादा बढ़ेगी। नहीं है बेटा समझ में? तो दो लेयर का एरिया, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेन, ये बेटा ये होता है एरिया पूरा। तो जितना ज्यादा एरिया दोनों लेयर के बीच का कांटेक्ट में जितना ज्यादा आएगा उतना अपोजिशन की फोर्स भी बढ़ जाएगी। और ये पोजीशन क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ही तो लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके एरिया बिटवीन द टू लेयर्स, ये एरिया ऑफ द लेयर्स विच आर इन कॉन्टैक्ट। अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से बताएंगे मुझे एक चीज देख के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से मुझे देख के बताओ ये जो विस्कस फोर्स है एफ वी, ये कितनी मिल रही है बेटे, प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोपोर्शनल टू, हाँ, तो v अपॉन में x इंटू ए। इस प्रोपोर्शन को हटा के बेटे हम अपनी तरफ से कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज नोन एज क्या, ईटा। यहां पर जो ये प्रोपोर्शन को हटा के हमने कांस्टेंट लगाया, इसे कहते हैं इज proportionally constant known as coefficient of viscosity। क्या कहते हैं बेटे, coefficient of viscosity। आपको पता है कि किसी भी proportion को उठा के हमेशा हम दो चीजें लगाते हैं,
या तो कांस्टेंट लगाते हैं या कोफिशिएंट। किसी भी प्रोसेस को हटा के हम कोफिशिएंट तब लगाते हैं जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर मैं एक स्मूथ सरफेस लूंगा तो फ्रिक्शन अलग होगा, रफ सरफेस लूंगा तो फ्रिक्शन अलग होगा। तो इसका मतलब मटेरियल बदलने से क्या बदल रही है, फ्रिक्शन की वैल्यू बदल रही है, इसलिए उसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। ऐसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा बेटे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर मैं एक लिक्विड में अगर शहद लेता हूं, अगर मैं ऑयल लेता हूं और मैं पानी लेता हूं, तो तीनों में क्या बदल गया, मटेरियल। और तीनों में मटेरियल बदल गया तो पक्का क्या बदल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बदल जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी करती क्या है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि लेयर जो हमारी, जो दो लेयर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रही है, दोनों लेयर का जो एरिया वो कितना, मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, कितना। तो यहां पर अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो एफ वी इज इक्वल टू ईटा इंटू में वी अपॉन में एक्स आ गया ना, और वी अपॉन में एक्स क्या है हमारा, दिस इज के, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ये तो बोलते हैं बेटे इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसमें दोनों में फर्क देखो जरा क्या होता है। अगर मान लो ये क्या है, विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स कितनी होती है, तो आंसर जितना हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। अब हमने क्या करा, मान लो हमारे पास दो लिक्विड थे, इधर देखना जरा थोड़ा, सारे के सारे हमारे पास दो तरह के लिक्विड है। ये ए लिक्विड हो गया और ये दूसरा लिक्विड है, दिस इज बी लिक्विड, लिक्विड बी। इन दोनों को चलाने के लिए हमने दोनों को बराबर बराबर फोर्स लगाई। इस पे भी फोर्स कितनी लगाई, 100, इस पे भी फोर्स कितनी लगाई, 100। तो मतलब जितनी फोर्स हम लगाएंगे उतनी तो विस्कस फोर्स भी अपोजिशन कर रहा होगा। तो दोनों के केस में हमारी फोर्स कैसी है, एक बराबर है, पक्का दोनों के लिए। ओके, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इस वाले केस में एफ वी कितना है, इतना है। तो आपको पता है कि अगर मैं बोलूं कि मेरा एफ वी की वैल्यू कितनी है, 100 है, कितनी बेटे, 100। तो अगर एक मटेरियल, मैंने ये वाला मटेरियल लिया, इस मटेरियल के अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि इसकी ईटा की वैल्यू कितनी है, ईटा की वैल्यू है 5, कितनी है 5। तो हमने देखा वेलोसिटी की ग्रेडियंट कितना होगा, 20, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना भाई। अगर ये 100 है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 100 ही तो होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मेरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 5 है तो मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, 20 है। अब मैंने दूसरे वाले लिक्विड में देखा, इसमें भी कितनी फोर्स लगाई हमने, 100 ही लगाई। तो हमने इसमें ऑब्जर्व करा कि मेरा यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो कितना है, को ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, 25। तो मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे एक बात समझ में आने लगी कि जैसे जैसे हमारा ये वाला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होता चला जाता है, तो हमारा वैसे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। नहीं आया समझ में। फिर से देखो, अगर ये फोर्स 100 थी और ये ईटा है, अगर ईटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 1 लेता हूँ, कितनी लेता हूँ, 1, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना मिलता है, 100। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 कर देता हूँ तो कितना मिलता है, 50। इसकी वैल्यू अगर 4 कर देता हूँ तो कितना मिलता है, 25। इसकी वैल्यू अगर मैं 5 कर देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, 20। इसकी वैल्यू अगर मैं 20 कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी मिलती है मुझे, 5। इसकी वैल्यू नहीं, अब मैं 100 कर देता हूँ, कितना मिलती है, वैल्यू 1। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होता जा रहा है। नहीं आया समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी करता क्या है, आंसर है वेलोसिटी ग्रेडियंट को कम कर देता है। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, दो लिक्विड की लेयर के बीच की वेलोसिटी होती है कि 1 मिलीमीटर जाने पर, 1 मीटर जाने पर दो लिक्विड के लेयर के बीच में हम जितनी वेलोसिटी को चेंज करते हैं, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, वो चेंज ही क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। इसका मतलब अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेरा बढ़ा हुआ है तो दो लेयर के बीच की वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, अपोजिशन बढ़ गया। नहीं है बेटे समझ में। ये जो अपोजिशन बढ़ा तो हम क्या बोलेंगे, अपोजिशन बढ़ने से लिक्विड की वेलोसिटी कम हो गई तो हम क्या बोलेंगे, उसका क्या बढ़ गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ गया। नहीं है समझ में। अब जैसे कि मेरे पास शहद है और मेरे पास पानी है, ध्यान से सुनना, मैंने दोनों को लिया और दोनों को एक ही फोर्स से ऐसा लेके ऐसा थ्रो कर दिया, कौन सा लिक्विड ज्यादा दूर जाएगा, पानी की ऊपर वाली लेयर ज्यादा वेलोसिटी जाती है और शहद की ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी कम होती है। अच्छा, तो हम ये पूछते हैं कि भाई ऊपर वाली दोनों पे जबकि फोर्स तो बराबर है तो पानी ज्यादा दूर क्यों जाता, पानी की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, मतलब उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है, और जो पानी जो शहद है उसकी ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी कम है, तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है। तो मैं फिर से पूछता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम बोलते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है, मतलब वो अपोजिशन कम क्रिएट कर रहा होगा पक्का, और ये जो शहद है वो अपोजिशन ज्यादा क्रिएट कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है। क्योंकि क्यों अलग है, क्योंकि दोनों के मटेरियल अलग अलग है। नहीं है बेटे समझ में। तो शहद जो होता है, शहद का जो अपोजिशन होता है, शहद के जो पार्टिकल्स होते हैं
वो पक्का अपोजिशन कैसा क्रिएट कर रहे होंगे, ज्यादा पोजीशन कर रहे हैं। तो शहद के पार्टिकल जितना ज्यादा पोजीशन कर रहे हैं मोशन को रोकने के लिए, लिक्विड के हर एक लेयर दूसरी लेयर के मोशन को अपोज करने के लिए, तो हम बोलते हैं इसलिए जो शहद है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसा है, ज्यादा है, और पानी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसा है, कम है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना कम होता है उतना ही वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ जाता है, उतना फ्लो इजियर हो जाता है। और इसलिए शहद को इजी मूव करना, जो शहद होता है उसको मूव करना इजीली थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है इसका मतलब पोजीशन ज्यादा क्रिएट कर रहा है। नहीं है बेटे समझ में? तो इसका मतलब दोनों में आपस में क्या रिलेशन हुआ, अगर इन दोनों का हम आपस में रिलेशन निकालें तो व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो अभी आपने देखा दोनों के केस में, अगर मैंने यहां पे बनाया, ये दोनों लिक्विड की लेयर बनाई मैंने, ये ए है और ये कैसा है, दिस इज बी। तो हम देखते हैं यहां पर, और दोनों की हाइट कैसी है, बिल्कुल बराबर है। तो हम देखते हैं दोनों की नीचे वाली वेलोसिटी कितनी है, 0। हम देखते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 50, जबकि 5 मीटर ऊपर यहां भी गए और 5 मीटर ऊपर यहां भी गए। तो हम देखते हैं कि यहां से 5 मीटर ऊपर जाने पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 है। तो 1 मीटर जाने पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 4। तो इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, के कितना है, 4 है। इसका के कितना है, 10 है। इसका मतलब क्या है कि इसका 10 क्यों है भाई, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है, इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दोनों के मटेरियल अलग अलग है। समझ आई बेटे बात? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल। और जितना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगा, हम देखते हैं कि लिक्विड की यस का वेलोसिटी ग्रेडियंट उतना कम होगा, मतलब लिक्विड का फ्लो होना उतना हार्डर हो जाएगा। समझ आ गया बेटे बात? और हम क्या बोलते हैं, उतना ज्यादा वो थिकर है, थिकर मतलब उतना ज्यादा गाढ़ा है। क्लियर नहीं बात? ओके, अब आगे देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर छोटी सी बात कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की एसआई यूनिट क्या होती है, दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसकी अगर मुझे एसआई यूनिट निकालनी हो, एसआई यूनिट, तो हमें पता है एसआई यूनिट निकालने के लिए K इज इक्वल टू वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड, और नीचे कितना डिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है मीटर, मीटर से मीटर गया तो K की एसआई यूनिट कितनी हो गई, पर सेकंड। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट होती है पर सेकंड। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लेकिन इतना नॉलेज जरूर समझ में आया कि वेलोसिटी विस्कस फोर्स का ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ क्या रिलेशन है, कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको हम K तो कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगा उतना हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होगा। और हम इसी को देख के एक नजर से बता देते हैं, दो लिक्विड ले लीजिए, दोनों को एक साथ बराबर फोर्स से फेंकिए, जो लिक्विड की लेयर ज्यादा वेलोसिटी के साथ जाएगी ऊपर वाली, उसको एक नजर देख कर हम बता देंगे किसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है और किसका कम है। जो ज्यादा दूर जाएगा उसकी कोफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है वो कैसा होगा, कम होगा, और जो नजदीक जाएगा उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा। ये बात समझ में आती है?